आज के समय में इंडिया के अंदर दो ही चीजें फेमस हैं, एक है धुरंधर मूवी और दूसरा है सरेंडर, जिसकी रेटिंग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की स्टोरी के बारे में, जो कि इसकी स्टोरी मानी जाती है साल 1999 से लेकर के साल 2001 में होने वाली टेररिस्ट अटैक के ऊपर माना जाता है और बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता होगी तो आप जानते ही होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों साल में इंडिया के ऊपर काफी बड़े अटैक्स हुए थे, जिसमें से पहला एक प्लेन हाईजैक हुआ था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक हुआ था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप से करवाया गया था जिसे पाकिस्तान कंट्री का ब्रेकअप था, यानी कि बैकअप था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली पुश नहीं कर पा रही थी, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज का काफी ज्यादा सपोर्ट था, स्पेशली बात करें तो यूएसए और गल्फ कंट्रीज का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए इंडिया ने स्टार्ट किया था मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर चलिए मूवी को, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी के स्टार्टिंग में हमें 30 दिसंबर 1999 का सीन दिखाया जाता है। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अनय शलियान को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है और एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पे पता चलता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही होती है, वो जैसे ही अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पे पहुंचती है, वैसे ही जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियंस सिविलियंस होते हैं उन सबको हाईजैक हॉस्टेजेस बना कर लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथ टेररिस्टों को रिलीज कर देगी, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ कर रखा होता है और हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए किया जाता है। और अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सलियान, उस टाइम के राजीव फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सब उसके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मान ली जाती हैं और सिविल को छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो जो टेररिस्ट हैं। लेकिन दोस्तों, यह होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। और इस दिन हम देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर्स कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेड तोड़ते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मच जाता है। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सन्यान आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए के सामने रखते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशन और ना ही यूएसए हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर के बाकी सारी बड़ी कंट्रीज, इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर आ चुका था और सब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्यान, के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी के सारे लोग मिलकर के एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान को अंदर से बीक करके रहेंगे और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। और अब दोस्तों, ये जो मिशन धुरंधर है वो बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे ही मानो यह मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में
ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। और अब दोस्तों इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम ये देख पाते हैं कि रणवीर सिंह जो इंडिया का एजेंट, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली, और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है और देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और इसके जरिए पाकिस्तान में एंट्री करता है। और अब दोस्तों अगर आप सभी को बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वो रीजन जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सब इस टाइम पर अपने सामने मैप देख सकते हो। हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से बलूचिस्तान एरिया इन तीनों जैसे कि इन सभी देशों में आपस में पड़ चुका होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते थे उनमें से पाकिस्तान लोग नफरत करते थे, और इवन बलूचिस्तान का जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग नफरत करते थे। और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबल्स हुआ करते थे जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश किया करते थे, जिसके रिस्पांस में बलूचिस्तान की बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती थी। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते थे। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसलिए बताई है क्योंकि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान बलोच रेबल बनकर अंदर आया था, एंड मूवी में उसकी ये बलोच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। और अब रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंट्री करता है वैसे ही वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है, और कराची के अंदर भी वो सीधा लिया में आता है। जब दोस्तों ये लिया जाता है, अब यह कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टाउन होता है, और अब क्योंकि यह लिया टाउन मूवी के लिए सबसे ज़्यादा डोंट है, इसीलिए आप इस टाइम के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर जाता है वैसे ही वो वहाँ एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफ़ी सालों से यहाँ पर एक जासूस की तरह दुकान चला रहा होता है। और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स भी हुआ करते थे और सब मिलकर काम किया करते थे, और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फेक्शन वो इंडिया तक पहुंचाते थे, इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। लेकिन अब यह सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे, और अब यहाँ पर हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान में रह रहा होता है, जो कि एक जासूस होता है और दुकान चला रहा होता है। तब उससे मिलने के बाद वह हमजा की हेल्प करता है, और उसमें बेसिकली सालों से पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जानना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। और वो हमजा को बताता है कि हमने इस मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लिया टाउन को इसीलिए चुना क्योंकि यह पूरा लिया टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है, और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रोल करता है उसका सारा पूरे कराची पर होता है, यानी कि वो पूरे कराची पर राज करेगा। जो पूरे कराची पर रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है, एंड इसीलिए लिया पर उसकी पकड़ में पूरा पाकिस्तान पर जाता है। और यह एजेंट रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को उसकी तो जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता चलता है वैसे ही वह अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है, और हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही वह अपने छोटे बेटे से सारी कहानी समझते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ था तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की बहुत कोशिश की। जब बड़े भैया को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर आया, और इस बातों को सुनते ही रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफिर रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वह हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसा देने से मना कर देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है, और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए लड़ता है, उनके लिए खड़ा होता है, वह देखकर हमजा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वह भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। और अब दोस्तों हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उसमें रहमान डकैत का भरोसा भी जीत लिया था, साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को भी दिखा दिया
कि उससे पैसे की कोई लालच नहीं है। एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर रहमान डकैत यह प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। और रहमान डकैत कुछ करता है उससे पहले कि यह देखता है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लिया टाउन का पॉलिटिशियन आता है। और यह पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का एमपी होता है, एमएलए टाइम का होता है। और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लिया टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट किया होता है। यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है कि उसके साथ ही वह रहमान डकैत को यह भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शन बहुत पास आने वाला है, इसीलिए अभी वह कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता है बाबू डकैत के ऊपर, कोई अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन में वो हार सकता है। और अगर इलेक्शन में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और अब दोस्तों इस बात को बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक देता है। और इससे ना कि सिर्फ आपका हमला पूरा होगा, बल्कि पूरी की पूरी लिया के अंदर यह मैसेज जाएगा कि इस पूरे रिलेशन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और अब उन सबको खत्म करेगा। और अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट कर देते हैं। एंड फिर एक बार में वो सारे के सारे आदमियों को खत्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उससे हमजा, रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कज़न भी होता है, जिसका नाम अजय होता है, वह सब मिल करके उसे खत्म करते हैं। और जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिरा देते हैं। और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है। और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला भी ले लेता है और इसके बाद ही रिलेशन खत्म करता है और इलेक्शन शुरू होता है। और हम इलेक्शन में देखते हैं और पूरे इलेक्शन के अंदर इस पॉसिबिलिटी की, जिसका नाम जमीन जमाली है, वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों जब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पॉलिटिशियन जमील सामिली जीत जाता है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तो उस टाइम पर पब्लिक को देख करके वह समझ जाता है कि लिया की जितनी भी जनता है वो उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है। और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिशियन में आ जाता है, फिर उसकी मर्जी खतरे में आ सकती है, यानी कि उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। और रहमान डकैत इस टाइम पर काफ़ी ऊपर आ चुका होता है, क्योंकि उसमें दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था और अब वह पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। और साथ ही साथ उसकी पॉलिटिकली पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसे बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता है। और इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो वो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका होता है। लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर आया होता है, उसे हम यह देखते हैं कि वह पॉलिटिशियन जमील जामिली के इसी विक्ट्री स्पीच में मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वह धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस भी कर लेता है, क्योंकि हमजा यह जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जामिली की बेटी है और वो उसके मिशन में उसके काफ़ी काम आ सकती है। और अब सबके बाद पॉलिटिशियन जमील जामिली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अब उसके फ़ायदे के लिए जो अब तक जमील जामिली को सपोर्ट किया करते थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लिहारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ किसी और की नहीं होती है, किसी की मजबूती नहीं होती है।